युद्ध का 11वां दिन, लेकिन ये लगभग तय हो चुका है कि किसी न किसी कीमत से अब कोशिश है अमेरिका की कि ये युद्ध रुक जाए। बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका लगातार बयानबाजी कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और अब खबर आ रही कि रूस, चीन के लगातार कहने के बावजूद ईरान ने कहा है कि युद्ध हमला शुरू अमेरिका ने किया था, इसको खत्म हम करेंगे। इसके मायने क्या है? आखिर सवाल है कि जब अमेरिका ये युद्ध जीत रहा है तो फिर युद्ध खत्म करने की इतनी बेचैनी क्यों है? सोचिए, 11वें दिन ही ईरान ने साबित कर दिया है कि अमेरिका इस युद्ध का दोषी ही नहीं है, बल्कि वो ये युद्ध हारने भी जा रहा है। और पूरी दुनिया में अब अमेरिका के राष्ट्रपति की थू-थू हो रही है, उसके युद्ध मंत्री की थू-थू हो रही है और रूस और चीन से अमेरिका मदद मांग रहा है। मतलब साफ है कि विश्व ऑर्डर बदल रहा है। अगर नुकसान की बात करें तो 10 खाड़ी देशों से लगभग विदाई तय हो गई है अमेरिका के सैनिक अड्डों की, और पूरा का पूरा खाड़ी देश जो है वो राहत की सांस ले रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये युद्ध कई मायनों में सबसे अहम है और इस युद्ध के कई मायने हैं। इतिहास लिखा गया है और ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेरिका की बादशाहत, अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखें, अगर 100 साल के इतिहास को देखें तो अमेरिका की बादशाहत पूरी तरह से खत्म हो गई है। उसको चैलेंज किया है ईरान ने और ईरान इसमें सफल होता दिख रहा है। अब शायद ही दुनिया का कोई देश होगा जो अमेरिका पर भरोसा करेगा। इसी बीच रूस और चीन की जो दोस्ती है, जो कॉकटेल है, वो एक बड़े देश के तौर पर उभरा है और हथियारों के मामले में अब दुनिया को पता चल गया है कि इस युद्ध के पीछे चीन खड़ा था और चीन ने मदद पहुंचाई है। और हथियारों के मामले में अमेरिका की बादशाहत अब खत्म होगी और दुनिया में शोर मचेगी कि चीन से हथियार खरीदा जाए और रूस से हथियार खरीदा जाए। अगर मिसाइलों की बात करें तो ईरान ने साफ कहा है कि हमारे पास अभी भी 10 साल तक लगातार लड़ने के मिसाइल हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर तमाम बड़ी खबरें आ रही हैं। मैं उस तरह की खबरें नहीं बोलना चाहता हूँ, कोई मैं अफवाह नहीं फैलाना चाहता हूँ, लेकिन जिस तरह से खामनेई को मारा गया है उसके बाद ईरान का ये मसला पक्का है कि वो किसी कीमत पर इजराइल को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। इस युद्ध में इजराइल अब अलग थलग पड़ गया है, अकेला पड़ गया। और मैं बार बार कह रहा था कि फिलिस्तीन को आज़ादी मिलेगी। ईरान ने ये वादा किया था कि हम एक दिन फिलिस्तीन को आज़ाद कराएंगे और जो पिछले 50 सालों से नहीं हो सका था वो होता हुआ दिख रहा है। और जिस इजराइल ने फिलिस्तीन को नेस्तनाबूद कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, उसको मलबे में पाट दिया था, वो सब कुछ अब दोबारा इजराइल को भुगतना पड़ रहा है। उसके सारे बड़े शहर, चाहे तेल अवीव हो, जेरूशलेम हो, ये सारे बड़े शहर, उसका जो बंदरगाह है हाइफा, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इससे साफ है कि ये युद्ध इतना भयानक है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। और मेरे पीछे जो देख रहे हैं इसी तरह से खंडहर जैसा हो गया है। अगर आप बात करें इजराइल की तो इजराइल की बादशाहत खत्म हो गई है। और ये सबसे बड़ा अपडेट दे रहा हूँ मैं आपको कि इजराइल पहली बार जो है, देखिए मेरे साथ खास मेहमान हैं और इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या लग रहा है? आप लगातार दुनिया भर की चीज़ें देखते हैं। इजराइल को गुमान था कि उसके पास टेक्नोलॉजी है, अभी उसने एक लाचार बेबस देश फिलिस्तीन को मलबे में तब्दील कर दिया था। और अब जो खबरें आ रही है बेंजामिन नेतन्याहू देश छोड़कर चले गए हैं और इजराइल पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया। ईरान इतना मजबूत देश मिलेगा, आपको अंदाजा था? बेंजामिन फूफा देश छोड़ के भाग गए हैं, जर्मनी चले गए हैं वो। बेंजामिन फूफा जर्मनी चले गए, हम भी जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। तो देखिए ये भगत राम जी हैं, आप सब जानते हैं, पॉलिटिकल सटायर के बड़े माहिर प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर हैं। और इसी तरह से सोचिए कि यहाँ भक्तों ने किस तरह से पूजा अर्चना की थी उनके बारे में, ट्रंप के बारे में, बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में पूजा अर्चना की जा रही थी। ये चूँकि हम लोग एक खास दौरे पर हैं, हिमाचल से हम लोग निकल रहे हैं, तो भगत राम जी को आप जानते हैं आप सब लोग। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूँ कि बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर बड़ी खबर आ रही है। उनके भाई को लेकर बड़ी खबर आई थी। तेल अवीव जो राजधानी है, बेंजामिन नेतन्याहू के घर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। उसके साथ ही खाड़ी देशों से लगभग अमेरिका का सफाया हो गया है। बाप को जो सबसे बड़ी तेल कंपनी है उसको उड़ा दिया गया। लेकिन इस युद्ध का प्रभाव जो है वो पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। अमेरिका के मत्थे मरहा जा रहा है पूरा यूरोप। रूस ने साफ कहा है कि हम उन देशों को गैस और तेल देंगे जो हमारे विश्वसनीय पार्टनर्स हैं, हम ऐसे देशों को नहीं देंगे। उसका साफ इशारा है कि यूरोप को हम गैस और तेल नहीं देंगे। और ये बड़ा मुद्दा बन गया है। भारत में किस तरह से इसका असर हो रहा है वो भी मैं बताऊंगा। ये वीडियो जब आप देख रहे हैं तो युद्ध का 12वां दिन है। सबसे बड़ा अपडेट दे रहा हूं मैं आपको कि अब अमेरिका के पास कोई चारा नहीं है। और अगर अमेरिका कुछ इस तरह की हरकत करता है, अगर वो परमाणु बम के बारे में सोचता है, तो उधर नॉर्थ कोरिया खड़ा है
रूस खड़ा है, चीन खड़ा है, अब वो संभव नहीं है। अमेरिका की दरअसल कोशिश थी कि सत्ता को किसी तरह से खामनेई को सत्ता से बाहर कर दिया जाए और ईरान पर कब्जा कर लिया जाए, अपना पपेट सरकार बना लिया जाए। और सोचिए, इसके लिए करोड़ों लोगों की जिंदगी को तबाह कर दिया गया है। अब तक खबर आ रही कि इजराइल के कम से कम 2 से 3 हजार सैनिक मारे गए हैं। अमेरिका की कैजुअलिटी सबसे ज़्यादा। इराक हमले में इतनी कैजुअलिटी नहीं हुई थी, लीबिया पर हमले में कैजुअलिटी नहीं हुई थी, अफगानिस्तान हमले में इतनी कैजुअलिटी नहीं हुई थी, वियतनाम हमले में इतनी कैजुअलिटी नहीं हुई थी। कहा जा रहा है कि ये ऐसा युद्ध है ईरान के साथ जिसमें लगभग 1100 के आसपास अमेरिकन सैनिकों की कैजुअलिटी हुई है। और आर्थिक दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा नुकसान जो है वो अमेरिका उठा रहा है और उसकी कमर टूट गई है। तो कहाँ ट्रंप ने वादा किया था कि अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे, तो ईरान के साथ ये युद्ध जो है वो सबसे महंगा युद्ध है। लेकिन 40 साल तक ईरान ने जिस तरह की तैयारी की है वो साफ साफ दिखने लगा है। और उसके जो ड्रोन्स हैं, उसके जो मिसाइल्स हैं, उसका कोई तोड़ नहीं है। IRGS जो कि ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड है, उसने साफ कहा है कि हम इस युद्ध को लंबा खींचेंगे और अब अमेरिका की दुनिया पर बादशाहत नहीं चलेगी। साथ ही उसने कहा है कि जो होर्मुज स्ट्रीट है, जहां से तेलों की सप्लाई होती है, तेल के आने जाने का रास्ता है, वो पूरी तरह से उसकी गिरफ्त में है। अमेरिका ने लगातार कोशिश की वहाँ बमबारी करके कि उस पर कब्जा कर लिया जाए, वो भी संभव नहीं हुआ। इसका मतलब साफ है कि युद्ध भयानक परिणाम लाएगा और इसकी मंशा भी साफ हो गई है। किस तरह से सोचिए, पूरे ईरान में रिफाइनरी पर हमला किया गया, उसके बाद अभी भी ईरान जो युद्ध के नियम है, जो UN चार्टर है, जो जिनेवा संधि है, उसको मान रहा है। इस युद्ध में एक बात तो साफ है कि अमेरिका ने सारे नियम कायदे को धत्ता बता दिया है। इजराइल और अमेरिका की एकमात्र कोशिश थी कि ईरान पर तेल पर कब्जा कर लिया जाए, उसके मंसूबे साफ नहीं हुए और अब अमेरिका किसी तरह से कोशिश कर रहा है कि रूस और चीन को अपने साथ मिलाकर कम से कम सीज फायर कराया जाए, शांति कराई जाए, क्योंकि इजराइल खतरे में है। दुनिया भर से लेकर यहूदियों को बसाया गया था इजराइल में, वो वहाँ से उनको निकलने के लिए मजबूर किया गया है। तो इजराइल पहली बार सबसे ज़्यादा मुश्किल में है। और सोचिए, तमाम लोगों का कहना है कि जो आप करते हैं उसका फल आपको भोगना पड़ता है। 6 महीना पहले ही किस तरह से ईरान को धमकी दी गई थी, किस तरह से ईरान पर हमला हुआ था, तभी ईरान ने कहा था कि अब दोबारा इजराइल ने हम पर हमला किया तो वो नक्शे से गायब हो जाएगा। जो हालत फिलिस्तीन की थी, जो हालत इजराइल ने फिलिस्तीन की कर दी थी, जो एक गरीब देश था, किसानों का देश था, जिसके पास अपना एयरफोर्स नहीं था, नेवी नहीं था, उसी तरह के हालात सारे कुछ टेक्नोलॉजी होने के बाद, आयरन डोम रडार होने के बाद, थार जैसे वायु रक्षा प्रणाली होने के बाद भी इजराइल जो है उसकी राजधानी तेल अवीव धू धू कर जल रही है। हाइफा शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है और इजरायली जो है वो वापस अपने अपने उन मुल्कों में लौट रहे हैं जहां से वो आए थे, ज़्यादातर जो यूरोप में रहते हैं। तो ये बात तो तय है कि युद्ध के 12 दिनों के बाद अमेरिका घुटनों पर है और वो लगातार कोशिश कर रहा है। भले ट्रंप दुनिया के मंचों पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सेना जीत रही है, वो मजबूत हैं। सवाल सीधा है कि जो देश जीत रहा होगा वो इस तरह की बेचैनी क्यों दिखाएगा। आखिर सबसे बड़ा सवाल है कि उनके पांव उखड़ गए हैं। जो खाड़ी देशों में जो तेल पर कब्जा था, जो पेट्रो डॉलर का बिजनेस होता था, लगभग 10 देशों से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाया जा रहा है, क्योंकि वहां तक ईरान के मिसाइल की रिच है। खुद ट्रंप ने कहा है कि हम अगर ईरान पर हमला नहीं करते तो ईरान के पास 2000 से लेकर 4000 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल्स हैं। अगर ईरान पर हमला नहीं करते तो वो अपना एटॉमिक हथियार फिर से बना रहा था और वो अमेरिका तक हमला कर सकता था। इसका मतलब साफ है कि अब अमेरिका बहाने ढूंढ रहा है कि इस युद्ध से कैसे निकले, इससे कैसे एग्जिट हो। 12 दिनों बाद ही दुनिया के सो कॉल्ड तथा कथित सुपर पावर की औकात तय हो गई है और इस युद्ध में अगर कोई हीरो बनकर निकला है तो वो ईरान है और सबसे ज़्यादा नुकसान किसी को हुआ है तो वो इजराइल है, जो अब कहीं का नहीं रहा। वहीं खाड़ी देशों को मुक्ति मिल रही है, खाड़ी देशों से अमेरिकी सैनिक बाहर हो गए हैं और खाड़ी देश भी एकजुट हो गया। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा है कि हमारी भाईचारा खत्म नहीं होगी और हम किसी दूसरे मुल्क को अपने भाइयों पर हमला करने की छूट नहीं दे सकते हैं। तो पहली बार जो सद्दाम हुसैन नहीं कर पाए, जो गद्दाफी नहीं कर पाया, जो पिछले 100 साल में खाड़ी देश एकजुट नहीं हो पाया था, ईरान ने उसको एकजुट कर दिया और ये बात तय हो गया है कि अब मुस्लिम देशों का, खाड़ी देशों का कोई अगर सिरमौर है, कोई सुल्तान है तो वो ईरान है। और ईरान ने साबित कर दिया है कि आप तकनीक के साथ ईमानदार हैं तो आपकी जीत सुनिश्चित है। अमेरिका हाशिए पर है, बैकफुट पर है। देखते हैं कितना जल्दी ये सीज फायर होता है,
लेकिन भारत में गैस को लेकर लगातार मुश्किलें बढ़ रही है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।